झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में कल कुल 38 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इन 38 सीटों को अगर देखा जाए तो उत्तरी छोटा नागपुर और संथाल परगना के 12 जिलों में ये 38 सीटें फैली हुई हैं। अगर उत्तरी छोटा नागपुर की बात करें तो मुद्दे अलग अलग हैं, लेकिन संथाल परगना में आदिवासी और घुसपैठ का मुद्दा अपने आप में महत्वपूर्ण रहा है। बीजेपी शुरुआती दौर से ही इस मुद्दे को उठाती रही है, लेकिन हेमंत सोरेन भी आदिवासी अस्मिता का कार्ड खेलकर शुरुआती दौर से ही इस इलाके में पकड़ बनाए हुए हैं। ये भी सच है कि झारखंड में सत्ता का रास्ता इसी संथाल परगना से होकर तय होता है। ऐसे में 528 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 1.23 करोड़ मतदाता कल करेंगे और फिर 23 तारीख को ये पता चल पाएगा कि आखिर मतदाताओं ने किसके पक्ष में मतदान किया है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। कल यानी 20 नवंबर को उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। माना जा रहा है ये उपचुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और बीजेपी के संगठन के साथ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने खूब पसीना बहाया है। सपा चीफ अखिलेश यादव, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस उपचुनाव में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। काफी रणनीति और समीकरण के बाद सपा, भाजपा, बसपा ने अपने अपने उम्मीदवारों का चयन किया है और चुनावी रणभूमि में अपने उम्मीदवारों को उतारा है। वहीं समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिख सियासी पारा हाई कर दिया है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम महिला वोटर का नाम लेकर चुनाव आयोग को पत्र लिखा है और बड़ी मांग की है। सपा ने मुस्लिम महिलाओं द्वारा बुर्का, नकाब पहनकर वोट किए जाने पर पुलिस द्वारा चेकिंग किए जाने पर आपत्ति उठाई है। सपा इस पर आपत्ति को लेकर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पारा चरम पे पहुंच चुका है। कल 9 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। चुनाव आयोग ने 3718 मतदान केंद्र बनाए हैं। सुबह 7 बजे लेकर शाम 5 बजे तक मतदान कर सकेंगे। दूसरी ओर सबकी निगाहें दिग्गज सीटों पर रहेगी। करहल, सीसामऊ, कटेहरी और मझौवा सीटों पर निगाहें रहेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल चौहान के साथ अनुज कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। नरेश मीणा थप्पड़ कांड के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर का बयान आता है कि अगर अधिकारी नहीं मानेंगे तो जूता चप्पल से काम करवाएंगे। इसके बाद अब एक नया नाटक हनुमान बेनीवाल ने मंच से बयान देकर नया बवाल खड़ा कर दिया है। आज जिस अमित के साथ एक घटना हुई, वहां अमित मेरे नागौर में रहा, उसने कितना तंग किया मेरे लोगों को, पता थोड़ी तुम लोगों को किस तरह माइनिंग पकड़ी। अब इसको जाट बिना बनाने की क्या आवश्यकता। अच्छा राहुल पे एक झापट मारा, मैंने 3-4 झापट करना चाहिए। अच्छा रहा, मैं मार नहीं पाया, मेरे बड़ा काम नरेश ने कर दिया, ठीक किया ना, मैं नहीं थोड़ी मारता दूंगा। हनुमान बेनीवाल जो कि आरएलपी पार्टी के प्रमुख हैं, नागौर से सांसद हैं, वो भरे मंच से बयान देते हैं कि एसडीएम को, अमित चौधरी जो एसडीएम थे, उनको थप्पड़ मारकर नरेश मीणा ने एकदम अच्छा किया। मैं होता तो 2-4 थप्पड़ और लगाता। इस तरह की जो बयानबाजी है, राजस्थान में जिस तरह की सियासत इस समय चल रही है, खासकर नेताओं की बयानबाजी, जिस तरह से अधिकारियों के लिए, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए बयान आ रहे हैं, ये अधिकारियों के अंदर तो एक तरह का खौफ, डर पैदा कर ही रहे हैं, लेकिन राजस्थान की जनता भी इसको एक अलग ढंग से देख रही है, क्योंकि ये राजस्थान के भविष्य के लिए इस तरह की राजनीति सही नहीं है। ये नेताओं के लिए सोचने का विषय है। कैमरा पर्सन कमलेश भाटी के साथ सपना शर्मा, भारत एक्सप्रेस, जयपुर। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज 4 बैठकों के बाद समाप्त हो गया। 13 नवंबर से शुरू हुए शीतकालीन सत्र को एक दिन के लिए बढ़ाया गया था। पहले यह 18 नवंबर तक होने के लिए था, लेकिन एक दिन बढ़ाकर 19 नवंबर को आज हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र समाप्त हुआ। इस दौरान कुल 13 विधेयक सदन में पारित किए गए। वहीं एक तरफ जहां सरकार ने विधेयकों को पारित कराने और हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने के लिए वाहवाही बटोरी, वहीं विपक्ष ने हमला बोलते हुए कहा कि सरकार अभी भी
हरियाणा के युवाओं को नौकरी देने और रोजगार देने में नाकाम रही है। साथ ही साथ जो किसानों की मुद्दा जो है सदन में छाए रहा। उनका कहना था कि ना तो 3100 रुपये धान की कीमत हरियाणा सरकार दे पाई, ना ही किसानों को खाद दे पाई है, क्योंकि हजारों किसान लाइन लगाकर खाद लेने का इंतज़ार कर रहे हैं। वहीं हरियाणा में फैल रहे डेंगू और जिस तरह से हरियाणा के 4 शहरों में वायु प्रदूषण होकर एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हुआ, इसको लेकर भी सदन में चर्चा हुई और विपक्ष ने सरकार को चारों तरफ घेरने का प्रयास किया। अब देखने वाली बात है कि एक तरफ जहां अब 4 दिन के बाद शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया और विपक्ष ने जो मुद्दे उठाए हैं, आने वाले समय में हरियाणा सरकार क्या करती है। फिलहाल हरियाणा सरकार का कहना है कि जिस तरह से उन्होंने वादा किया था अपने संकल्प पत्र में, अपनी पहली ही बैठक में उसे पूरा करने का काम किया है। चंडीगढ़ से भारत एक्सप्रेस के लिए ओम प्रकाश राय। मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार कवायद कर रहे हैं, इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं और उद्योगपतियों से लगातार चर्चा कर रहे हैं। अब इसी कड़ी में वो 6 दिवसीय विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। 24 तारीख से 30 नवंबर तक उनकी ये विदेश यात्रा यूके और जर्मनी की होगी। यहाँ पर वो तमाम उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा करेंगे और उनको संबोधित भी करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव भारतीय मूल के और मध्य प्रदेश मूल के उद्योगपतियों से भी मुलाकात करेंगे और मध्य प्रदेश में खास तौर पर रिन्यूएबल एनर्जी, फूड प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रिक व्हीकल में निवेश को लेकर वो चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव वहां पर फ्रेंड्स ऑफ एमपी के लोगों से भी चर्चा करेंगे, यानी कि उनका उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश में विदेशी निवेश भी ज़्यादा से ज़्यादा आए, जो कि एक मील का पत्थर मध्य प्रदेश के विकास के लिए साबित हो सकता है। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। हिमाचल हाईकोर्ट से हिमाचल सरकार को बड़ा झटका लगा है। मेरे पीछे ये जो आप हिमाचल भवन देख रहे हैं, इसकी कुर्की के आदेश दे दिए गए हैं। और आपको मैं बता दूं कि दरअसल ये पूरी कार्रवाई क्यों हुई है, क्योंकि ये पूरी कार्रवाई सेली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर की गई अनुपालना याचिका पर सुनवाई के बाद जारी की गई है। और मैं आपको बताऊं, कोर्ट ने आदेश दिया है कि कंपनी को अपनी बकाया राशि वसूलने के लिए हिमाचल भवन को नीलाम करने की अनुमति दी जाए। तो ये आप समझिए कि आप सुन रहे होंगे इस तरीके की खबर जब आप टीवी स्क्रीन पर देखते हैं तो आप हैरत में पड़ सकते हैं कि आखिरकार दिल्ली स्थित इस भवन को नीलाम क्यों किया जा रहा है। और मैं आपको बताऊं कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस अजय मोहन गोयल ने ये आदेश 64 करोड़ रुपए के बकाये को लेकर दिया। दरअसल ये राशि कंपनी को ब्याज सहित राज्य के ऊर्जा विभाग से मिलनी थी, जो अब तक नहीं दी गई है। साथ ही हाईकोर्ट ने ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव को भी आदेश दिया है कि ये तथ्यात्मक जांच करें और पता लगाएं कि आखिरकार अगर इसमें किसी अधिकारी की कोई लापरवाही है तो या किस वजह से ये राशि अब तक क्यों नहीं जमा कराई गई। साथ ही दोषी अधिकारियों पर अगर कोई कार्रवाई की गई है तो वो बताएं। और आपको बताऊं, इसके लिए हाईकोर्ट ने मामले की जांच के लिए 15 दिनों की समय सीमा निर्धारित की है और साथ ही अगली सुनवाई के लिए 6 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की है। तो आप समझिए, ये हिमाचल भवन, इसके कुर्की के आदेश दे दिए गए हैं, नीलामी के आदेश दे दिए गए हैं और अब ऐसे में हिमाचल सरकार के लिए बड़ा संकट खड़ा हो गया है। दिल्ली से कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ मैं मोहित शुक्ला, भारत एक्सप्रेस। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती आज पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस मुख्यालय में मनाई गई। वहां पे बिहार प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह मौजूद थे। उन्होंने जयंती मनाने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि इंदिरा जी अद्वितीय व्यक्तित्व की नेत्री थी और इस देश में न केवल प्रधानमंत्री के रूप में लेकिन और बल्कि उन्होंने जो भी सामाजिक राजनीतिक उस समय का बड़ा समस्या था उसको समाधान करने का काम किया। और अभी मैंने आपके सहयोगियों को भी कहा कि आज 56 इंच सीना जरूर झूठ झूठ का दिखाते हैं नरेंद्र मोदी जी, लेकिन उन्होंने तो करके दिखाया। 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण कराया और पाकिस्तान का भूगोल बदलने का काम किया। आज बांग्लादेश अगर बना है तो उसमें प्रमुख भूमिका इंदिरा जी का रहा।
वहीं गिरिराज सिंह के बयान पर गिरिराज सिंह ने कहा था कि पादरी जो हैं वो बिहार में लोगों का जो हिंदू हैं और उनका धन परिवर्तन करा रहे हैं। इस पे उन्होंने कहा कि ऐसे जो मंत्री हैं, नेता हैं, उनके बयान को, उनकी बात को हल्के में लेना चाहिए, क्योंकि एक गरिमामयी पद पे होते हुए भी इस तरह की बातें लोग करते हैं। लेकिन और वहीं मीडिया से उन्होंने कहा कि मैं तो कहूँगा कि आप लोग भी ऐसे नेताओं की बात को हल्के में लीजिए, उनको गंभीरता से ना लीजिए। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। आज विश्व शौचालय दिवस है। इस मौके पर इंदौर नगर निगम ने एक अभियान चलाया है। शौचालय सुपर स्पॉट अभियान के नाम से चलाए गए इस अभियान में लोग शौचालय का इस्तेमाल करेंगे और अपनी सेल्फी नगर निगम की साइट पर अपलोड करेंगे। अभियान में 1 लाख सेल्फी का लक्ष्य रखा गया है, जो कि एक रिकॉर्ड होगा। इस मौके पर महापौर ने लोगों से अपील की है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा शौचालय का इस्तेमाल करें और वहाँ की साफ़ सफाई का निरीक्षण करें और सेल्फी लेकर के नगर निगम की वेबसाइट पर अपलोड करें। तो इंटरनेशनल टॉयलेट डे पर इंदौर विश्व रिकॉर्ड बना रहा है। एक दिन में अपने पब्लिक टॉयलेट के साथ 1 लाख से ज़्यादा सेल्फी। ये दोनों ही दृष्टि से बहुत अच्छा है। एक, हमारे पब्लिक टॉयलेट साफ़ हैं, सुलभ हैं, जनता के उपयोग के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, इसको लेकर जनजागरण। और दूसरा, इस बहाने हमको ये भी मालूम पड़ेगा कि किन पब्लिक टॉयलेट्स पे और काम करने की ज़रूरत है, तो वहाँ हम सुधार भी करेंगे। ये अपने आप में एक अनूठा आयोजन है और इंदौर, जैसा कि सभी को पता है, कि 7 बार से स्वच्छता में नंबर 1 पर आ रहा है और इस तरह के अभिनव प्रयोग करते हुए आगे बढ़ रहा है और उम्मीद की जानी चाहिए कि आगे भी यह खिताब इंदौर के नाम रहेगा। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। गुजरात के पास 1600 किलोमीटर का समुद्री किनारा है और ग्लोबल वार्मिंग के चलते अक्सर यहाँ पर आए दिन तूफान आते रहते हैं और इन्हीं से निपटने के लिए अब एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, नेवी, कोस्ट गार्ड और तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने कमर कस ली है और इसके लिए आज कवायद शुरू की गई है। देश की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, नगर निगम सहित तमाम एजेंसियां आपस में तालमेल बिठाकर एक साथ चक्रवात का सामना करने को तैयार हैं और उसी की एक एक्सरसाइज आज हमें गुजरात के पोरबंदर में समुद्र के किनारे देखने को मिली। पोरबंदर के समुद्री किनारे पर संयुक्त विमोचन 2024 एक्सरसाइज के तहत ओखा और पोरबंदर के बीच आए चक्रवात का मुकाबला करना था, जहां एयरफोर्स के जवान हेलीकॉप्टर से फंसे हुए लोगों को लिफ्ट करते हुए दिखाई दिए, तो वहीं नेवी के जहाज समंदर में फंसे मछुआरों और लोडरों को बचाते हुए नजर आए। कठिन से कठिन परिस्थितियों में एक दूसरे के साथ तालमेल रखने और आंधी तूफान, बाढ़ या सुनामी, भूकंप जैसी कुदरती आपदा या मैन मेड डिजास्टर से निपटने के लिए पलक झपकते ही कंट्रोल रूम तैयार कर दिया गया। वायनाड की तरह देखते ही देखते यहाँ पर बैली ब्रिज भी तैयार कर दिया गया। तो वहीं आंधी और तूफान के गुजर जाने के बाद तबाह हो चुकी बस्तियों में जल्दी से जल्दी कैसे राहत की सामग्री पहुंचाई जाए, इसकी भी बानगी यहाँ देखने को मिली। 2 दिनों की इस एक्सरसाइज में पहले दिन टेबल टॉप एक्सरसाइज की गई और आपसी कोऑर्डिनेशन कर ये बता दिया गया कि सभी सेंट्रल और स्टेट एजेंसियां अपनी स्टडी और अपने इंटेलिजेंस और सर्वे और फाइंडिंग से फैक्ट और फिगर के आधार पर आपातकालीन स्थितियों में ग्राउंड जीरो पर की जा रही मदद को और ज्यादा कारगर बना सकते हैं। अहमदाबाद में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने भी चिंता जाहिर की है। आज मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने इस मुद्दे को उठाया और कहा कि पूरी तरीके से ऑनलाइन सुनवाई होनी चाहिए, जिसका जस्टिस संजीव खन्ना ने खंडन किया और कहा कि पूरी तरीके से ऑनलाइन सुनवाई संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले से ही हाइब्रिड सुनवाई की अनुमति दी गई है और हाइब्रिड सुनवाई हो रही है। उन्होंने सभी जजों से कहा है कि जहां तक संभव हो सके वो ऑनलाइन सुनवाई करें।
वहीं वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से कहा कि इस मामले में हजारों वकील सुप्रीम कोर्ट अपनी निजी गाड़ी से आते हैं, यहाँ तक कि उनके क्लर्क भी अपनी निजी गाड़ी से आते हैं। उससे पॉल्यूशन फैलता है। अगर ऑनलाइन सुनवाई होती है तो फिर गाड़ियों की संख्या कम होगी और पॉल्यूशन भी कम होगा, जिसे सीजेआई ने खारिज कर दिया। जबकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी यही बातें सीजेआई के समक्ष रखी। अब देखना होगा सीजेआई द्वारा सभी जजों को दिए गए आदेश का पालन किस रूप में किया जाता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन मनु के साथ गोपाल कृष्ण। राजधानी दिल्ली में ग्रैब 4 लागू है, जिसके बाद तमाम तरीके की पाबंदियां हैं। और मैं आपको दिखाऊं कि ये जो बस है जिसका नंबर UP 85C T7530 है, ये BS4 की गाड़ी है और इसकी एंट्री दिल्ली के बॉर्डर में हो चुकी है। और अब मैं आपको ये देखो एम परिवहन पर इसकी डिटेल दिखाता हूं। ये आजमगढ़ RTO में ये नंबर रजिस्टर्ड है। बस ये आप साफ साफ देख सकते हैं और ये स्टेज 4 की बस है, जो कि 5 साल 8 महीने इसकी टोटल अभी तक उम्र हो चुकी है। और आप एक बात समझिए कि इस बस की आखिरकार एंट्री कैसे हुई, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और ये तब है सूरत हाल जब इस बस के ठीक पीछे, यानी कि जब इसकी एंट्री होती है, इसके ठीक पीछे मैं आपको दिखाऊं, दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की यहाँ पर पूरा जाब्ता खड़ा हुआ है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देखिए कि आखिरकार इस बस का चालान हुआ नहीं हुआ। खुद जान लेते हैं, लाइव टेस्ट हम कर लेते हैं और पूछते हैं कि आखिरकार इस बस की एंट्री कैसे हुई। सर, ये जो गाड़ी अभी एंट्री हुई है अंदर, ये BS4 मॉडल की है, इसका चालान किया है आपने? इसको वापस करने के लिए बोला जी, वापसी करवा, इसको वापसी करवा। नहीं, वो तो गाड़ी अंदर आगे गई है। अगर हम इसको आगे भी फॉलो करेंगे तो ये अभी आगे ही मिलेगी। इसने बोला है वापस आ रहा हूँ मैं जी, गाड़ी ने बोला। ठीक है, तो आप साफ तौर पर देखिए पूरी तरीके से इन गाड़ियों की एंट्री बंद है और ये गाड़ियां किसी भी तरीके से अंदर दाखिल नहीं हो सकती हैं। बावजूद इसके आप देखिए कि दिल्ली के सीमा के अंदर कई सारी गाड़ियां BS4 मॉडल की अंदर एंट्री ले रही हैं। हालांकि ग्रैब 4 की पाबंदियों के बीच में ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि इन गाड़ियों की एंट्री आखिरकार कैसे हो रही है। फिलहाल इसके जवाब में यही बताया गया है कि ये गाड़ियां आगे से यू टर्न लेके वापस नोएडा की सीमा में जाएंगी। दिल्ली UP बॉर्डर से कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ मैं मोहित शुक्ला, भारत एक्सप्रेस। जहां एक और साइबर ठगी से पूरी दुनिया परेशान है, वहीं साइबर ठग रोज नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं। साइबर ठगी में डिजिटल अरेस्ट के बाद अब लेटेस्ट में APK फाइल भेजना शुरू कर दिया है। इंदौर में पिछले दिनों 6 ऐसे मामले प्राप्त हुए हैं जिनमें कि शादी के निमंत्रण कार्ड APK फाइल के रूप में भेजा गया और जब व्यक्ति ने उसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल किया तो उसका खाता हैक हो गया। और इंदौर क्राइम ब्रांच को पिछले दिनों 6 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 4 आवेदकों से लाखों रुपए की ठगी अब तक ठग कर चुके हैं। और तरीका वही, शादी का कार्ड APK फाइल के रूप में भेजा गया और जब लोगों ने इंस्टॉल किया तो उनके साथ ठगी हो गई। देखिए, साइबर फ्रॉडस्टर लगातार नई नई चीजें लेकर आते हैं। जब तक आप उसको समझ पाते हैं तब तक दूसरा प्रकार का वो फ्रॉड करते हैं और तब तक जब तक आप अपडेट होते हैं तब तक वो कई लोग इसका शिकार हो जाते हैं, कई लोग विक्टिम बन जाते हैं। अभी अगर आपने देखा होगा, रक्षाबंधन के समय भी इनके द्वारा जो एक लिंक बनाई गई थी, फिशिंग लिंक, जिसमें एक भाई ने अपनी बहन के लिए क्या गिफ्ट भेजा है, इस तरह से कई फ्रॉड हुए और कई लोगों को उन्होंने ट्रैप किया। दिवाली के सीजन में इनके द्वारा जो ऑनलाइन शॉपिंग होती है, शॉपिंग को माहौल बनाकर उनके द्वारा ट्रैप किया गया। अभी शादी का सीजन आ रहा है और शादी के सीजन में भी इनके द्वारा अब एक नया हथकंडा अपनाया है। एक इन्विटेशन आमंत्रण पत्र भेजते हैं, ई-कार्ड आमंत्रण पत्र भेजते हैं APK फाइल, और जैसे ही आप उसको डाउनलोड करते हैं तो आपका मोबाइल कंप्रोमाइज हो जाता है, आपका मोबाइल हैक हो जाता है। आपका मोबाइल या तो कॉल फॉरवर्डिंग में जाके आपके WhatsApp हैक हो जाएगा या फिर उस मोबाइल में आपके स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड हो जाएगा, जिससे आपके मोबाइल के स्क्रीन पर जो चल रहा है वो उनको दिखाई देगा। इंदौर पुलिस लोगों को रोज साइबर ठगों से बचने के तरीके सिखाती है, लेकिन ठग उनसे एक कदम आगे चल के नए नए तरीके इजाद करके लोगों को ठग ही लेते हैं। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर।